तो स्वागत है भाइयों पार्ट 11 में। अगर आपने अभी तक 1 से 10 पार्ट की कहानी नहीं देखी है, जिसमें कि मनहवा की दुनिया का एल्विश भाई मिस्टर चैन युवान, तो भाई जाओ पहले पार्ट 1 से 10 तक की पूरी स्टोरी देख लो, फिर आओ पार्ट 11 का मजा लो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन युआन अपने फैमिली के पास जाता है। फिर गांव में उसे एक लड़की मिलती है और वह लड़की जिसके साथ वह अपना सिस्टम कनेक्ट कर लेता है, घर जाकर पता चलता है कि उसका बाप उसी लड़की की मां के साथ भाग गया था। और सबसे बड़ा झटका, वो लड़की असल में उसकी बहन निकली, क्योंकि चेन युआन के बाप और उस लड़की की मां के बीच कुछ इतना था कि वो सब कुछ उलझ गया। भाई साहब, फिर क्या हुआ? चेन युआन ने उसके पापा से बचाया और बदले में उसने उसके पापा को 1 मिलियन पैसे दे दिए ताकि वो फिर से जीवन शुरू करे, क्योंकि ले दे के चैन के बाप ने ही उसकी बीवी भगाई थी। चैन युवान और उसकी बहन एक घर में थे। वो सोचता है कि इधर की कंपनी सबको मेरी बहन के नाम कर दूंगा। अचानक ढेरों कारें आती हैं और ठीक लड़के के घर के सामने रुक जाती हैं। एक लड़की उनमें से एक कार से बाहर निकलती है और पूछती है कि यह कैसी जगह है और यहां कोई ढंग की सड़कें क्यों नहीं हैं। वह नायक के पास जाती है और पूछती है कि क्या वह चैन युआन है। वह हां कहता है और वह खुद को ली जीलो के रूप में पेश करती है, यह कहते हुए कि वे फिर से मिले। हमारा लड़का भ्रमित है क्योंकि उसे इस लड़की से मिलना याद नहीं है। एक अजीब नजर से वह पूछता है कि वे पहली बार कब मिले थे। हैरान होकर वह पूछती है कि उसे याद क्यों नहीं है। वह कहती है कि वह कार प्रदर्शनी में थी और लिन चाओ की बहन थी। तब उसे इस लड़की की याद आती है जो उस लड़के के खिलाफ थी जिसके साथ उसने मुकाबला किया था। वह गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वह कई लड़कियों के साथ रहने के लिए मशहूर है, लेकिन उसे वह याद तक नहीं है। वह कहता है कि उसे याद है और पूछता है कि वह इस जगह पर क्या कर रही है। वह पूछती है कि क्या वह हमेशा बाहर डील करता है और अंदर आमंत्रित किए जाने का अनुरोध करती है। हमारा लड़का देखता है कि बहुत से लोग इस स्थिति को देख रहे हैं। वह मुड़ता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही सभी पौधों से सावधान रहने के लिए भी कहता है। सुरक्षाकर्मी बाहर रहते हैं, सभी को रोकते हैं। अंदर वह उसे समझाने के लिए कहता है कि वह वहां क्यों आई है। वह जानना चाहती है कि क्या वह निवेशकों का शोषण करने की योजना बना रहा है। वह चौंक जाता है और भ्रमित होता है, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि मासूम बनने का नाटक उस पर काम नहीं करेगा। वह घोषणा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है जो उसने शुरू में एक कंपनी में 100 बिलियन के निवेश के बारे में की थी, लेकिन यह गुइनान को सौंप दिया गया, जिसे इस तरह की चीज को प्रबंधित करने का कोई विचार नहीं है। और अब जब इस कस्बे के बारे में जानकारी लीक हो गई है तो हर कोई इस जगह पर जमीन खरीदने आ रहा है। वह कहती है कि वह समझती है कि वह वहां खरीदी गई जमीन को बेचकर बहुत पैसा कमाने की योजना बना रहा है। हमारा लड़का उस योजना से प्रभावित होता है जो उसने सोची भी नहीं थी, लेकिन वह पलटकर पूछता है कि उससे उसका क्या लेना देना है। वह प्रभावित होती है कि उसने बिना कोई भाव बदले इस क्रूर योजना को स्वीकार कर लिया और सोचने लगती है कि उसका दुश्मन बनना जोखिम भरा होगा। फिर वह कहती है कि वह लिन परिवार के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने के लिए यहां आई है। अचानक वे बाहर किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि यह उसका घर है। यह सुरक्षाकर्मी हैं जो मंग मंग को अंदर आने से रोक रहे हैं। वह जोर देती है, लेकिन गार्ड कहता है कि जब तक मुलाकात खत्म नहीं हो जाती वह अंदर नहीं आएगी। अचानक चेन युआन गुस्से में उसे अपनी बहन को जाने देने के लिए कहता है। गार्ड अपने बॉस की तरफ देखता है कि क्या वह उसे छोड़ सकता है। वह अनिच्छुक है क्योंकि चेन युआन, जो शांत रहता है, अब इस लड़की के लिए गुस्सा हो गया है। लेकिन हमारा लड़का बदलने लगता है। वह गार्ड की ओर कूदता है, उसे चेहरे से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है, चिल्लाता है कि उसे जाने दो। बेचारा गार्ड जमीन पर गिर जाता है। हर कोई अवाक रह जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह लड़ सकता है। लड़की हैरान है। जब उसने सुना कि वह सिर्फ बहुत पैसे वाला एक बिगड़ा हुआ लड़का है, तो उसे याद आता है कि कोई जितना अमीर होता है वह आमतौर पर उतना ही कमजोर होता है। इस बीच हमारा लड़का मंग मंग को बताता है कि सब ठीक है। हालांकि अब मामला उलझ गया है क्योंकि वह पागल लड़की लिनजुलू
कहती है कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। तुरंत ऑपरेशन शुरू होता है और उसकी 9.0 की दिखावट है। हमारे लड़के को तुरंत समझ आ जाता है कि इस महिला के विचार शुद्ध नहीं हैं। वह पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके घर आने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की, और अपनी बहन से कहता है कि इस महिला में पेशेवरपन का स्तर बहुत कम है। लेकिन उसकी बहन प्रभावित है कि इतनी कम उम्र की लड़की का अपना व्यवसाय है। शर्मिंदगी से जूलू कहती है कि अंगरक्षकों को उसके भाई ने काम पर रखा था और माफी मांगती है। हालांकि चिन युआन गुस्से से और रूखेपन से कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे फिर कभी एक साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मंग मंग उसे क्रूर न बनने के लिए कहती है और अपना परिचय लिन जूलू से कराती है, जो झेंपते हुए अपना नाम बताती है। वे विभिन्न रुचियों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और हमारा लड़का बस देखता रहता है, यह सोचकर कि उसकी बहन इस अजनबी के साथ इतनी दोस्ताना क्यों हो रही है। बहुत देर बाद भी वे दोनों बातें कर रही होती हैं, जबकि हमारा लड़का कुछ फलियां छीलने चला जाता है। ऐसा लगता है कि लिन जूलू ने चिन युआन के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके साथ ही उसकी बहन मंग मंग उसके पास आती है और कहती है कि अब वह समझ गई है कि वह इतना अविश्वसनीय क्यों है। उसका अनुकूलता स्कोर फेवरेबिलिटी 23 पर है। जब उसकी बहन उस पर प्यार बरसा रही होती है तो लिन जूलू पृष्ठभूमि में देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वह उनके रिश्ते से ईर्ष्यालु हो रही है। उसे फलियां छीलते हुए देखकर वह यह निष्कर्ष निकालती है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं सामान्य लोगों की महत्वाकांक्षाओं से परे जा चुकी हैं। इतना सही आदमी तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे उसका अनुकूलता स्कोर स्पष्ट रूप से बढ़ता है, यह स्पष्ट है कि वह कुछ योजना बना रही है। उस रात कोई उल्लेख करता है कि वे एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से नहीं जानते कि वह वहां रुके। बेशक यह युआन है जो जूलू से जाने के लिए कह रहा है। हालांकि वह रुकने की जिद करती है, कहती है कि वह ग्रामीण जीवन का अनुभव करना चाहती है और वैसे भी घर में ज्यादा लोग नहीं हैं। हमारा लड़का सहमत नहीं होना चाहता, लेकिन उसकी बहन जोर देती रहती है, कहती है कि उसे रुकना ही चाहिए। अचानक वह उसे उसकी कमीज से खींचती है और चमकती आंखों से उसे देखती है और अपने दोस्त को रुकने देने के लिए कहती है। हमारा लड़का बेहतर महसूस करते हुए कहता है कि इसे हल करने का कोई और तरीका नहीं है। हालांकि उसकी योजना उसे यह दिखाने की है कि ग्रामीण जीवन कितना क्रूर है, क्योंकि वह इसका अनुभव करना चाहती है। इस बीच उसके पास अपने सभी रहस्यों को उजागर करने की एक स्पष्ट योजना है। हमारा लड़का सोने की कोशिश करता है जबकि लड़कियां बातें करती रहती हैं। वह सोचता है कि शायद लिन परिवार के करीब आना बुरा नहीं है, क्योंकि वे कई चीजों को संभाल सकते हैं। एकमात्र अजीब बात यह है कि उन्होंने केवल सबसे छोटी लड़की को भेजा है। हालांकि वह तय करता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह किसी भी तरह से पैसे कमाएगा। सुबह घर में हलचल होती है। वह गुस्से में उठता है और पूछता है कि क्या समय हो गया है। वह दरवाजे पर जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। लीन जूलू उसे शुभ प्रभात कहती है। आधी रात में उसने ढेर सारे लोगों को काम पर रखा था ताकि वे आकर सब कुछ फिर से बना दें। वह कहती है कि चूंकि वह कुछ दिनों के लिए रुक रही है, इसलिए उसे इसे यथासंभव आरामदायक बनाना होगा। एक ही रात में उसने पूरा बाथरूम नया कर दिया और बहुत सारी आयातित चीजें जोड़ दी। उसने पीछे पाले गए हर एक सूअर के लिए एक टब भी खरीद लिया। हमारा लड़का उलझन में है और पूछता है कि इन सब के पीछे क्या तर्क है। वह कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज उस दरवाजे के पीछे है। उसने अपने और अपनी बहन के लिए एक अद्भुत कमरा बनाया है, जो बहुत खुश है। कह रही है कि कुर्सी अत्यंत आरामदायक है। हमारा लड़का उदासी महसूस करते हुए कहता है कि जरूरी यह है कि उसे यह पसंद आए, जबकि लिन जुलू इस्तेमाल की गई सामग्रियों और हर चीज की गुणवत्ता के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देती है। अब हमारा लड़का सोचता है कि जब उसके माता पिता लौटेंगे तो क्या वे अपने घर को पहचान पाएंगे। उसकी योजना आराम करने के लिए घर आने की थी, न कि यह सब झेलने की। बाहर एक सुरक्षा गार्ड सब कुछ सुन रहा है। वह यह जानकारी लीन चाओ को देता है और कहता है कि उसकी बहन बहुत अच्छी तरह से घुसपैठ करने में सफल रही है। लिन चाओ निगरानी जारी रखने और अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। फिर उसे एक और कॉल आता है जिसमें पूछा जाता है कि चीजें कैसी चल रही हैं। लिन चाओ जवाब देता है कि उसकी बहन अत्यंत प्रतिभाशाली है
और उसने चिन युआन को आसानी से जीत लिया है। पहले वाली सचिव कहती है कि लिन परिवार हमेशा जो चाहता है उसे हासिल करने में कामयाब रहता है। जब सही समय आएगा वे चिन युआन को छोड़ देंगे और सारा मुनाफा खुद रख लेंगे। अब जबकि इस योजना का यह हिस्सा सफल हो गया है, उन्हें बस अगले पर बढ़ना है। हालांकि लिन चाओ सवाल करता है कि वह जाने के बारे में क्यों सोच रही है। कहता है कि उसे वहीं रहने की जरूरत है। वह उसे सूचित करती है कि जब वह सारा काम पूरा कर लेगी तभी उसे इनाम मिलेगा। वह यह सोचते हुए चली जाती है कि दोनों पुरुष महिलाओं के कारण हार जाएंगे। बाहर जिज्ञासु लोगों की भीड़ जमा है और हर कोई पहले से ही जानता है कि क्या हो रहा है। वे चिन युआन को बाहर निकलते हुए देखते हैं और याद करते हैं कि उसके बगल वाली लड़की हाल ही में पड़ोस में आई थी। वे सोचने लगते हैं कि क्या चिन युआन अपनी इज्जत बेचने वाला आदमी है। हालांकि उसका पुराना दोस्त गुस्से में है, यह जानना चाहता है कि चिन युआन में क्या खास है। वह चिन युआन को पुकारता है और कहता है कि वे आज शहर में कुछ मजा कर सकते हैं। हमारा लड़का पूछता है कि मजा कहां होगा। वह बढ़िया आदमी कहता है कि उनके स्कूल समूह का रियूनियन हो रहा है और अगर वह दिखाई दे तो यह मजेदार हो सकता है। हमारा लड़का सहमत हो जाता है क्योंकि वह उस शाम फ्री रहेगा। हालांकि वह अपनी दौलत का दिखावा करके इतना थक चुका है कि उसे उम्मीद है कि यह एक सामान्य रियूनियन होगा। लिन जुलू के साथ चलते हुए वह सोचता है कि उसके पास हल करने के लिए एक बड़ी समस्या है। कुछ देर बाद वे मकई के खेत में पहुंचते हैं और वह पूछती है कि वह उसे वहां क्यों लाया है, यह कल्पना करते हुए कि यह उसकी कोई विशेष इच्छा होगी। हमारा लड़का तुरंत सवाल करता है कि क्या वह नहीं जानती कि वह क्या चाहता है। वह हताशा में चीखना शुरू कर देती है। वह उसके सिर पर एक बाल्टी रखता है और उसे कम से कम 20 भुट्टे तोड़ने के लिए कहता है। वह निराश महसूस करती है, पूछती है कि यह भुट्टा तोड़ने का क्या काम है। हालांकि वह एक भुट्टा तोड़ती है और उत्साहित हो जाती है, कहती है कि यह उसकी सोच से ज्यादा आसान है। लेकिन हमारे लड़के के पास उसे दुखी करने की पहले से ही एक दुर्भावनापूर्ण योजना है। वह मकई और शकरकंद तोड़ती है और वे कुछ मछली पकड़ने के लिए झील की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक चट्टान पर बैठते हैं जिसमें वह कहती है कि ग्रामीण जीवन उसकी उम्मीद से बेहतर है। हमारा लड़का अब गुस्से में है कि इस कमीनी लड़की ने जो कुछ भी उन्होंने किया उसका आनंद लिया। अचानक उन्हें पास में किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की एक लड़के से भाग रही है। दुर्भाग्य से वह एक चट्टान से टकराकर गिर जाती है और कीचड़ से सन जाती है। आदमी पूछते हैं कि वह इतना क्यों भाग रही है, उसे बालों से खींचते हैं और कहते हैं कि वह उनकी उम्मीद से तेज है। वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह अभी वापस आ जाए, नहीं तो परिणाम भुगते। तभी कोई चिल्लाता है और उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहता है। यह लिंजूलू है जो साहसपूर्वक उन्हें लड़की को रिहा करने के लिए कह रही है। हमारा लड़का सोचता है कि बिना किसी अंगरक्षक के यह कहने में वह बहादुर है। हालांकि चिन युआन को यह महसूस होने लगता है कि यह बहुत ज्यादा संयोग है। युआन शांत भाव से लड़कों से लड़की को छोड़ने और वहां से चले जाने के लिए कहता है। हालांकि उनमें से एक गुस्से से उबलते हुए घूमता है और पूछता है कि वह खुद को क्या समझता है। अगले दृश्य में लड़के जमीन पर हारे हुए पड़े हैं। लड़की ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और सबको पीट दिया गया। अब लिन जूलू और भी ज्यादा मोहित हो गई है। पीटे गए प्रति व्यक्ति 10 अनुकूलता अंक हासिल कर रही है। हमारा लड़का लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहती है कि वह ठीक है और अपना परिचय देती है। जैसे ही वह अपना परिचय देती है कि वह इस एहसान को 100 गुना चुकाएगी। इस पर चेन युआन चौंक गया और पूछा कि ऐसा क्यों लगता है कि वह उसे लुभाना चाहती है। उसी क्षण सिस्टम सक्रिय हुआ और एक और लड़की का खुलासा किया जिसकी सुंदरता 9 से ऊपर थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसके प्रति अनुकूलता फेवरेबिलिटी 80 थी। इसके अलावा उसे कौशलों की एक लंबी सूची प्राप्त हुई जिसमें भेष बदलना और घुसपैठ से लेकर विभिन्न वाद्य यंत्रों में निपुणता और अन्य भाषाओं में धारा प्रवाहता शामिल थी। चेन युआन हैरान था कि इस लड़की के पास इतने सारे कौशल क्यों हैं। इससे भी अजीब बात 80 अनुकूलता थी, खासकर तब जब उसने उसे लुभाने की कोशिश की थी। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। लड़की अपना नाटक जारी रखती है। ली जियालू ने पूछा कि क्या वह ठीक है और उसका पीछा करने वाले लोग कौन थे।
उसने समझाया कि वह ठीक है, लेकिन उन लोगों का बहुत पैसा बकाया है। वह दुखद कहानियां सुनाने लगी। उसके माता पिता हमेशा अलग रहते थे और उसकी मां को एक लाइलाज बीमारी थी, जिससे चीजें बहुत मुश्किल हो गईं। इस वजह से उसे साहूकारों से बहुत पैसा उधार लेना पड़ा। वे चाहते थे कि वह कर्ज चुकाने के लिए अपना शरीर बेचे, इसलिए वह भाग गई। ली जियालू भावुक हो गई और बोली कि यह बहुत दुखद कहानी है और पूछा कि वह इसे कैसे सुलझाने वाली है। लिनगैंग ने जवाब दिया कि वह ठीक ठीक नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे वह इसे मैनेज कर लेगी। लिन जियालू ने कहा कि लड़की का दृढ़ संकल्प प्रेरणादायक है। हालांकि चेन युआन हैरान था कि ली जियालू इतनी घिसी पिटी कहानी पर कैसे विश्वास कर लेती है, लेकिन उसने उसे अपने आसपास रखने का फैसला किया क्योंकि जिंदगी एकरस थी और कुछ अलग होना अच्छा होगा। साथ ही उसे यह पता लगाना था कि इस सब के पीछे कौन है। फिर उसने ली जियालू से कहा कि वह लड़की को घर ले जाए, उसे नहलाने और साफ सफाई में मदद करे। वह लिंग शुआंग की ओर मुड़ा और बोला कि अगर वह चाहे तो वह उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर रख सकता है। उसने एक मोहक अंदाज में पूछा, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? यह सोचते हुए कि एक ऐसे आदमी को लुभाना बहुत आसान है जो औरतों के आगे खुद पर काबू नहीं रख पाता। हालांकि चूंकि वह कोई जवाब नहीं दे रही थी, उसने कहा कि अगर वह नहीं चाहती तो चिंता की कोई बात नहीं। इस पर वह एक सेकंड के लिए हिचकी और सोचने लगी कि वह हर बार अपनी योजना क्यों बदलता रहता है। ली जियालू ने कहा कि चूंकि वह बहुत सुंदर है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे बहुत आसानी से नौकरी मिल सकती है। हालांकि वह ली जियालू की ओर मुड़ी और बोली कि वह उसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। ली जियालू ने कहा, आपकी नजर तेज है, उसके लिए जिसने आपको कीचड़ वाली लड़की कहा था। लिंग शुआंग मुस्कुराई और बोली कि सुंदरता दिल से होती है। हालांकि वह सोचने लगी कि चैन युआन दिलचस्पी रखता है, लेकिन सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि दूसरी लड़की वहां मौजूद है। इस पर ली जियालू ने भी उसे नौकरी की पेशकश की, यह कहते हुए कि इस तरह उसे चेन युआन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इससे लिन गैंग गुस्से में आ गई, क्योंकि अब अगर वह लड़के के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो स्थिति अजीब हो जाएगी। कुछ समय बाद जब वे घर लौटे तो ऐसा लग रहा था कि वह दोनों को कीचड़ में फेंक आया है, जो असंभव सा लगता था। गार्ड, जो सभी लिंग शुआंग के दीवाने थे, उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ। जाहिर है ली जियालू को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने उन्हें नौकरी पर रखा है। इस बीच मैंग मैंग ने सोचा कि गंदी होने के बावजूद भी वह लड़की अभी भी सुंदर है। उसके चेन युआन की ओर देखने के तरीके को देखकर मैंग मैंग को यकीन हो गया कि वह उस पर मरने वालों में से एक और है। हालांकि ली जियालू भी उसे पसंद करती है, इसलिए यह एक साबुन ओपेरा जैसा लगने लगा है। मैंग मैंग उसके पास गई और पूछा कि क्या वह अपना होमवर्क कर रही है। उसने उसकी उपेक्षा की और चेन युआन से लिपट गई, यह कहते हुए कि यह अविश्वसनीय है कि उसे दो संभावित बहुएं इतनी जल्दी मिल गईं। दोनों लड़कियां शर्मिंदा होकर बहाने बनाने लगीं कि यह कोई मतलब की बात नहीं है, लेकिन मैंग मैंग को घर को मजेदार बनाने में अधिक दिलचस्पी थी। ली जिया लू लिंग शुआंग की मदद के लिए एक मेडिकल किट लेकर आई। लिंग शुआंग ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ली जिया लू ने जोर देकर कहा कि वह एक पेशेवर है। लिंग शुआंग ने स्वीकार किया और उसे सावधान रहने को कहा। हालांकि ली जिया लू ने बेरहमी से एंटीसेप्टिक लगाया, जलन पैदा करने वाली दवा का खूब इस्तेमाल किया। लिंग शुआंग ने कहा, यह ठीक है, इतना दर्द नहीं हुआ। तभी किसी ने उसका हाथ थामा। यह चेन युआन था। उसने कहा कि ली जिया लू बहुत फूहड़ है, इसलिए वह इसका ख्याल रखेगा। वह घावों को साफ करने लगा, ली जिया लू के किए के लिए माफी मांगते हुए। शर्माते हुए लिंग शुआंग ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह बहुत दयालु है। हालांकि उसकी अनुकूलता 5 अंक घटकर 85 हो गई। उसने ऊपर देखा, हैरान कि यह लड़की आखिर चाहती क्या है। वह डरी हुई लड़की ने पूछा कि क्या उसे कोई समस्या है। चेन युआन ने सोचा कि वह बहुत अच्छी अभिनेत्री है और बोला कि कुछ नहीं। अगर अनुकूलता नहीं होती तो मैं सचमुच विश्वास कर लेता कि उसे यह अच्छा लगा। दूसरी लड़कियों की तुलना में केवल सुएल के पास इतने अच्छे अभिनय कौशल हैं। वह बहुत कुशल प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। इस बीच लिन गैंग ने सोचा
यह हमारा लड़का मासूम होने का नाटक करता है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह एक दरिंदा है। इसके अलावा मेरे पास जानकारी है कि उसकी मां उसकी असली मां नहीं है। इसका मतलब है कि उन दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। मेरा मानना है कि चेन युआन इस जानकारी को जानता है और कुछ दुर्भावनापूर्ण योजना बना रहा है। हालांकि मैं यहां उसके सभी छलों को उजागर करने के लिए हूं। आधे घंटे बाद वह पूरी तरह से चमकती हुई लग रही थी और बोली कि वे सभी बहुत दोस्ताना रहे हैं। यहां तक कि चेन युआन भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखकर वह नहीं बता सकता था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। चेन युआन उसके पास गया और बोला कि वह उसकी व्यक्तिगत सचिव के रूप में एकदम सही रहेगी। तुरंत उसने सोचा कि योजना पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। उसने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि वह सक्षम है या नहीं, लेकिन चेन युआन ने उसे आश्वासन दिया कि उसमें इस पद के लिए आवश्यक सब कुछ है। हालांकि शुरुआत करने से पहले उसे एक विशेष परीक्षा पास करनी होगी। घबराते हुए उसने पूछा कि यह परीक्षा क्या होगी। चेन युआन सिर्फ मुड़ा और उसे बोला, मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। वह नहीं जानती थी कि उसका क्या इंतजार है, लेकिन उसने इसे पूरा देखने का फैसला किया। वह दूसरी लड़कियों के साथ बड़ी हुई थी, हमेशा ली परिवार की सेवा करने का अभ्यास करती थी। सब अंततः मास्टर लीजिया मुंह की सेवा करने के लिए। इसलिए भले ही इसका मतलब अपनी अखंडता को त्यागना हो, वह इस योजना के लिए आगे बढ़ेगी। इसके लिए उसे इस कचरे जैसे चेन युआन की तथाकथित परीक्षा पास करनी होगी। कुछ देर बाद कमरे में उसने कहा, मैं आपके आदेश पर हूं। चेन युआन ने तब उसे अपने बैंक खाते का सारा विवरण देने को कहा। वह अपना कार्ड निकालने लगी और बोली, यह ठीक है, ये सोचते हुए कि यह उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसने सारी जानकारी छुपा रखी है। उसके बैंक खाते में 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। वह हैरान रह गई। उसने अपने खाते में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वह पसीने पसीने हो गई। बोली कि यह बहुत अचानक हुआ। चेन युआन ने मिस्टर बीस्ट जैसा अंदाज अपनाते हुए कहा कि चुनौती यह है कि वह कल तक ये 100 मिलियन खर्च कर दे, और अगर वह इसमें सफल रही तो वह उसकी सचिव बन जाएगी। वह उलझन में थी, सोच रही थी कि यह कैसा मजाक है। हालांकि उसे याद आया कि वह एक क्रूर व्यक्ति है और इस योजना में कुछ गड़बड़ जरूर होगी। चेन युआन चला गया, यह कहते हुए कि वह कल के परिणामों का इंतजार कर रहा है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर किसी को परीक्षा के बारे में पता चला तो इसे विफल माना जाएगा। लेकिन चेन युआन ने पहले ही देख लिया था कि उन 100 मिलियन ने उसे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए यह उसने सोचा था उससे कहीं आसान होगा। इसके साथ वह कमरे में लौट आया। उसकी बहन मैंग मैंग ने पूछा कि परीक्षा कैसी रही और क्या उसे यह पसंद आया। उसने बस चंचलता पूर्वक उसके सिर पर थपथपाया और उसे इतनी उत्सुक होना बंद करने को कहा। उसने पूछा कि क्या वह आवास, रहने की जगह खरीदेगी, और उसने कहा कि वह कुछ सज्जनों से बात करेगी। उसने उसे सूचित किया कि वह शहर जा रहा है, जबकि दूसरी लड़की लिंग शुआंग सिर्फ पृष्ठभूमि में निरीक्षण कर रही थी। उसने कुछ जमीन खरीदने के बारे में बातचीत की और सोचा कि इसका टेलीविजन प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना है। लिंग शुआंग जानती थी कि हर कोई उत्तरी हिस्से में जमीन खरीद रहा है, लेकिन वह दक्षिणी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। जब लोग उस क्षेत्र में घरों के लिए लड़ रहे होंगे जहां उसने दिलचस्पी होने का नाटक किया था, वह दक्षिण में सब कुछ हड़प लेगा और मुनाफा कमाएगा। हालांकि वह उत्साहित थी, क्योंकि बदकिस्मती से उसने जितना सोचा है उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इस बीच उसकी बहन ने पूछा कि क्या वह उसके साथ शहर जा सकती है। चेन युआन ने पूछा कि वह वहां क्या करना चाहती है। शर्मिंदा होकर वह कहती है कि वह कुछ चीजें खरीदना चाहती है। वह पहले से ही जानता है कि यह लिन जिया लू के प्रभाव में है, जो बहुत सारी चीजें खरीदती रहती है। वह कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे एक साथ खरीदारी करने जा सकते हैं। अचानक किसी ने उन्हें चौंका दिया। यह लिन जिया लू थी, जो ऐलान करती है कि अगर वे मस्ती करने बाहर जा रहे हैं तो उसे भी साथ आना ही होगा, और वह दूसरी लड़की लिंग शुआंग को भी उस पर नजर रखने के लिए ला सकती है। इसके साथ सब लोग शहर के मॉल की ओर चल पड़ते हैं। हमारा लड़का चेन युआन लिंग शुआंग के पास जाता है
और उसे कहता है कि वह सबके साथ जुड़े और कार से बाहर निकले। वह हैरान है, लेकिन वह कहता है कि यह स्पष्ट है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बैग्स उठाने में मदद करनी होगी। चलते चलते वह अपनी बहन से कहता है कि वह जो चाहे खरीद ले। वह एक दुकान पर जाती है और ड्रेसें देखने लगती है। वह कोने से उसे देखता है और कहता है कि वह वाली बहुत सुंदर है। जब वह एक हैंडबैग उठाती है तो वह कहता है कि यह खूबसूरत है और तुरंत हर रंग का एक हैंडबैग खरीद लेता है। वह तब तक खर्च करता रहता है जब तक कि वह उसका हाथ नहीं पकड़ लेती और कहती है कि बहुत हो गया, यह कहते हुए कि अब उसके पास साल के हर दिन के लिए एक अलग आउटफिट है। हमारा लड़का कहता है कि यह अजीब बात है क्योंकि उसके हाथ खाली हैं। वह लिंग शुआंग की ओर इशारा करती हुई कहती है कि बेचारी लड़की तो बुरी तरह परेशान हो रही है। वह लिंग शुआंग से पूछता है कि क्या वह थक गई है और वह कहती है कि वह असल में ठीक है। फिर वह चला जाता है, यह कहते हुए कि उसे पता होना चाहिए कि उसे आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह जोड़ता है कि इतनी सारी चीजें घर ले जाना मुश्किल होगा और उसे मैंग मैंग के नाम पर एक अपार्टमेंट खरीदने को कहता है। उत्साहित होकर वह ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कह रहा है और सोचती है कि यह नीच इंसान उसके साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार कर रहा है। दृश्य बदलता है और एक बार के सामने एक कार रुकती है। लड़के उसे एक नई बेंटले के रूप में पहचानते हैं। लड़कियां खरीदारी करने गई थीं, लेकिन जाहिर तौर पर एक कॉस्प्ले इवेंट के लिए तैयार होकर आई हैं। लड़कों ने टिप्पणी की कि दोनों लड़कियों के साथ वह व्यक्ति परिचित लग रहा है। हमारा लड़का अपने दोस्तों को आवाज लगाता है और कहता है कि वे बिल्कुल नहीं बदले। लड़के हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सच में वही चेन युआन है जिसे वे जानते थे। तभी पास में खड़े किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की कि यह असंभव है, उसने वह कार खरीदी। चेन बियाओ चेन युआन से दिखावा करना बंद करने को कहता है क्योंकि सब जानते हैं कि उसके पास पैसे नहीं हैं। हमारा लड़का थका हुआ महसूस करता है, यह सोचकर कि हर मुलाकात हमेशा एक जैसी ही होती है। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर दूसरे लोग भी दिखावा करने आ जाएं। तभी सूट पहने एक लड़का अंदर आता है और कहता है कि वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखे हैं। चेन युआन को कक्षा के एक शर्मीले बच्चे की याद आती है और वह सोचता है कि क्या उसके जीन में बदलाव आ गया है। लड़कियां उसकी तारीफ कर रही हैं कि वह बहुत बदल गया है। मोटा लड़का उसकी चापलूसी कर रहा है, यह कहते हुए कि वे उसके छोटे होने पर उसके बारे में गलत राय रखते थे। लड़का चौंक जाता है जब वह चेन युआन के बगल में दो लड़कियों को देखता है और उससे उनका परिचय कराने के लिए कहता है। चेन युआन अपनी बहन का परिचय कराता है और फिर लिन जियालू का परिचय कराता है। वह कहता है कि वह उन्हें लाया है और आशा करता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। लड़के बेशक कहते हैं कि यह तो वास्तव में उसकी बहुत बड़ी बात है कि वह इतना विचारशील है। इसके साथ चेन युआन समूह का नेतृत्व करता है। इस बीच पृष्ठभूमि में वह लड़का सोच रहा है कि वह दोनों लड़कियों में से किसे चुनेगा, लेकिन चेन युआन ने पहले ही यह देख लिया था और उससे कहता है कि वह सपने देखता रहे। समूह मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है। सफेद बालों वाला लड़का चेन युआन से स्नातक के बाद की उसकी योजनाओं के बारे में पूछता है। वह बहुत सारा खाना खाते हुए कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसका जीवन ठहर सा गया है, बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं और खर्च करने के लिए अंतहीन पैसे के साथ। उसके लिए जीवन हाल ही में थोड़ा उबाऊ हो गया है। वह कहता है कि वह खुद को कोई नियमित नौकरी करता हुआ नहीं देख और शायद दुनिया की यात्रा करेगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि चेन युआन बहुत छोटा है और उसे अपनी कंपनी में एक पद की पेशकश करता है जिसमें 5,000 शायद युआन या डॉलर प्रति माह का एक अविश्वसनीय वेतन है। लिन जियालू तुरंत अपना पेय बाहर थूक देती है। वह माफी मांगती है और कहती है कि उसने कुछ मजेदार सुना, यह सोचते हुए कि वह उस बेवकूफ की इतनी नौकरी देने की हिम्मत की प्रशंसा करती है। चेन युआन मुस्कुराता है और प्रस्ताव के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का कहता है कि ठीक है और वह उसे मजबूर नहीं करेगा। हालांकि हकीकत में वह नौकरी का प्रस्ताव भी एक झूठ था और उसे केवल चेन युआन की बहन में दिलचस्पी है। समूह ने उसके काम के बारे में पूछा और वह आर्किटेक्चर पढ़ने और अपने पिता के साथ काम करने के बारे में बात करने लगता है। इस बीच मोटा लड़का चापलूसी करता रहता है,
यह कहते हुए कि वह शहर में बहुत नवाचार कर रहा है। जब वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा होता है तो नायक वहां आराम से बैठा होता है। लड़का सोचता है कि यह गमवारों का झुंड सिर्फ इसलिए प्रभावित है क्योंकि उसने एक सूट पहन रखा है। उसी क्षण वह लिन जियालू को हंसते हुए देखता है और सोचता है कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है। दसमेलो होकर वह पूछता है कि क्या वह मुस्कुराहट उसके लिए थी। वह कहती है नहीं, और बस उसे कुछ बेहद ही मजेदार याद आया। वह एक अजीब सी मुस्कान देती है और यह स्पष्ट है कि उसकी पहले से ही कोई योजना है। चेन युआन दृश्य को अनफोल्ड होते देखता है और सोचता है कि ये स्थितियां कितनी प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। हमारा लड़का सोच रहा है कि वह क्या करने की योजना बना रही है। लड़का उसके पास पहुंचता है और उसका नंबर मांगता है, यह कहते हुए कि उसे वह प्यारी लगती है और वे एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। हालांकि वह बस पूछती है कि क्या वह सच में मानता है कि वह ऐसी किसी चीज का हकदार है। लोग सोचते हैं कि वह अभिमानी है क्योंकि वह इशारा कर रही है कि लड़का उसका दोस्त होने के भी लायक नहीं है। लड़का अपना आपा खो देता है और कहता है कि वह बहुत दसमैलो है, लेकिन वह कहती है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। उसका उदासीन रवैया उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अचानक उस जगह का मैनेजर वहां से गुजरता है और सब उसका अभिवादन करते हैं। सफेद बालों वाला लड़का हैरान है कि इतना महत्वपूर्ण कौन है कि मैनेजर खुद आएगा। मैनेजर लिन जियालू के पास आता है और उसे पूरी हार्दिकता से नहीं अपनाने के लिए माफी मांगता है। वह कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और उसे अपने काम पर जारी रहने को कहती है। लड़का उलझन में है, यह जानना चाहता है कि यह लड़की कौन है। पहले तो दोस्त टिप्पणी करने लगते हैं कि मैनेजर ने उसे लिन नाम से बुलाया। वे डर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में लिन परिवार की दूसरी बेटी हो सकती है। नायक की बहन उसे सच बताने के लिए कहती है और वह खुलासा करती है कि वह इलाके के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। हमारा लड़का सोचता है कि आम तौर पर यह स्थिति तो उसके साथ ही होती है। इस बीच सफेद बालों वाला लड़का तबाह हो जाता है, यह सोचकर कि क्या उसने वास्तव में सबसे अमीर आदमी की बेटी से ऐसा कहा। लीन जियालू फिर नायक को गले लगाती है और कहती है कि अब घर जाने का समय हो गया है। लड़का फर्श पर बैठा रह जाता है, यह सोचता हुआ कि यह कैसे संभव है कि चेन युआन ने उसके जैसी किसी को आकर्षित किया। वे उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। बाहर हमारा लड़का टिप्पणी करता है कि लगता है कि उस लड़के को नजरअंदाज करने में उन्हें मजा आया। उन्हें लिंग शुआंग का फोन आता है जो पूछ रही है कि वे कहाँ हैं। लिन जियालू जवाब देती है कि वे डिनर पर थे लेकिन जल्द ही वापस आ रहे हैं। बेचारी लिंग शुआंग पूरे समय से कपड़ों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह संदेह करने लगती है कि शायद चेन युआन को कुछ पता है, लेकिन उसका प्राथमिक मिशन वह कार्य पूरा करना है जो उसने उसे दिया था। दृश्य बदलता है। एक विशाल हवेली में एक लड़का शानदार स्नान का आनंद ले रहा है जब उसे एक फोन आता है। उसे चेन युआन के द्वारा लिंग शुआंग को सारा पैसा खर्च करने का कार्य देने की सूचना मिलती है। वह उसे कहता है कि वह इसे गंभीरता से ले क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके कौशल का परीक्षण करने की एक रणनीति होगी। वह कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खर्च करने में मदद के लिए कुछ लोग भेजेगा। वह उससे कहता है कि वह अच्छा काम कर रही है और वह शर्मा जाती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। इस बीच हमारे लड़के को गांव शुआन का दृश्य बदलता है। एक विशाल हवेली में एक लड़का शानदार स्नान का आनंद ले रहा है जब उसे एक फोन आता है। उसे चेन युआन के द्वारा लिंग शुआंग को सारा पैसा खर्च करने का कार्य देने की सूचना मिलती है। वह उसे कहता है कि वह इसे गंभीरता से ले क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके कौशल का परीक्षण करने की एक रणनीति होगी। वह कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खर्च करने में मदद के लिए कुछ लोग भेजेगा। वह उससे कहता है कि वह अच्छा काम कर रही है और वह शर्मा जाती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। इस बीच हमारे लड़के को गांव शुआन का फोन आता है। वह पूछता है कि क्या हो रहा है। गांव शुआन शिकायत करती है कि हमेशा की तरह वह समस्याओं से अभिभूत है, सिर्फ 4 घंटे सोई है और आराम भी नहीं कर पा रही।
वह समझाने की कोशिश करती है कि उस इलाके में चीजों की कीमतें कुछ ही दिनों में 3 गुनी हो गई हैं और अब पैसा पर्याप्त नहीं है। हमारा लड़का कहता है कि 3 गुना होना वास्तव में एक अतिशयोक्ति है, हालांकि वे बस पूरी योजना को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। झिझकते हुए वह पूछती है कि क्या यह वास्तव में सही काम है। वह जवाब देता है कि यह व्यवसाय है, परोपकार नहीं, इसलिए वे वही करेंगे जो सबसे ज्यादा लाभदायक हो। अगली सुबह पूरा इंटरनेट सनसनी में है। हर कोई गांव शुआन के उस स्थान को बदलने की बात कर रहा था जहां उसने कहा था कि चीजें स्वाभाविक रूप से की जाएंगी। स्वाभाविक रूप से शहर में निवेश करने वाले बहुत से लोग क्रोधित हैं। लोगों ने अपनी कारें पार्क कर दी हैं और विरोध कर रहे हैं। कीमतें इतनी गिर गईं कि कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर सके। एक आदमी तो कूद भी गया, यह कहते हुए कि गांव शुआन का अंत दयनीय होगा। हमारा लड़का यह सब देखता है, यह सोचकर कि बुलबुला उसने सोचे से भी ज्यादा कठोरता से फूटा। अचानक उसकी बहन दरवाजा खोलती है और कहती है कि उसे कुछ देखना होगा। वह चौंक कर उसे बताता है कि किसी लड़के के कमरे में इस तरह नहीं घुसना चाहिए। वह कहती है कि वे एक ही खून साझा करते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसने कुछ अविश्वसनीय देखा है। वह पूछता है कि यह क्या है, और वह कहती है कि यह अद्भुत है, गांव में शादी हो रही है। उत्सुक चेन युआन पूछता है कि किसकी शादी है। वह बाहर खड़ी कारों के झुंड की ओर इशारा करती है और कहती है कि यह जरूर कोई शानदार शादी होगी। लग्जरी कारों के सामने संदेश वाले बहुत सारे फूल हैं। केवल एक अजीब बात जो उसे लगती है वह यह है कि हर कोई उनके घर की ओर आता हुआ दिख रहा है। बाहर एक भीड़ जमा है और वह हैरान है। तभी लिंग शुआंग लौटती है और कहती है कि उसने उसके द्वारा दिए गए मिशन को पूरा कर लिया है। पैसे से उसने 10 मर्सिडीज बेंज खरीदी हैं। उसकी दिन भर सेवा करने के लिए 30 से अधिक पेशेवरों को काम पर रखा है और उस इलाके में 100 से अधिक घरों के मालिकाना हक खरीदे हैं। हमारा लड़का हैरान है कि उसने 100 घर खरीदने का प्रबंधन कैसे कर लिया। वह पूछता है कि उसे इतने सारे घर कहां से मिले। वह कहती है कि उसे इफैन रियल एस्टेट एजेंसी के जरिए 100 घर मिले हैं और एक बार जब वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देगा तो सब कुछ उसका हो जाएगा। वह प्रभावित होता है। भले ही वह जासूस है, लेकिन वह अत्यंत कुशल है। वह कहता है कि वे बाद में कागजात देखेंगे और उसे कुछ चर्चा करने के लिए ऊपर आने को कहता है। लिंग शुआंग सोचने लगती है कि कहीं उसका भेद तो नहीं खुल गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बहुत सारे कुशल लोगों को काम पर रख लिया है। ऊपर पहुंचकर वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है, और वह कहती है कि नहीं। वह उसे कागजात देते हुए कहता है कि वह हस्ताक्षर नहीं करना चाहता क्योंकि यह सब उसके नाम होगा। वह कहती है कि यह समझ में नहीं आता क्योंकि सारा पैसा तो उसका था और वह ऐसा कुछ स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि हमारा लड़का करीब आकर कहता है कि वह इसकी हकदार है क्योंकि उसे वह पसंद है। शर्माते हुए वह पूछती है कि क्या यह सच है। वह और भी करीब आता है और कहता है कि भले ही 1 ट्रिलियन खरब हो, वह फिर भी उसे दे देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वह पसंद है। वह पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है क्योंकि यह उचित नहीं है, क्योंकि वे तो एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं। वह पूछता है कि क्या वह सचमुच सोचती है कि वह इतना सारा पैसा दे देता अगर यह सच नहीं होता। शर्मिंदा, वह नहीं जानती कि क्या कहें। हालांकि वह दीवार पर मुक्का मारता है और कहता है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी करीब रहते हैं लेकिन कभी अंतरंग नहीं हो पाते। लेकिन अब से वह व्यक्तिगत रूप से उसकी सचिव है और वह उसे टेस्ट पास करने पर बधाई देता है। वह पूरी तरह उलझन में है, समझ नहीं पा रही कि वह उससे क्या चाहता है। तभी उसे एक और बिलियन अरब मिलता है। पूरी तरह हैरान वह पूछती है कि यह किस लिए है। हमारा लड़का कहता है कि सचिव के रूप में उसका मिशन इसे 1 हफ्ते में खर्च करना होगा। उलझन में वह जानना चाहती है कि वह क्या योजना बना रहा है। हालांकि वह सोचने लगती है कि वह उस पर इतना भरोसा क्यों करता है, शायद उसे वह वाकई पसंद है। हमारा लड़का हंसता है, यह सोचकर कि उसका यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वह वास्तव में उसके जैसी किसी को पसंद कर सकता है। हालांकि वह यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक है कि वह क्या करेगी। वह खुद से कहती है कि वह इससे प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि उसका पालन पोषण लिन परिवार में हुआ है। चाहे 1 अरब कितना भी हो और चेन युआन कितना भी आकर्षक क्यों ना हो,
वह कभी हार नहीं मानेगी। उसे पैसे से मतलब नहीं है क्योंकि उसमें ईमानदारी है। वह चेन युआन से कहती है कि वह इतने दयालु हैं कि वह उनके लिए अपनी जान दे देगी। हमारा लड़का बस उसे देखने के लिए मुड़ता है। हालांकि अनुकूलता, फेवरेबिलिटी बिल्कुल नहीं बदली है। वह कहता है कि उसे यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसे कैसे चुकाया जाए और वह इसे कैसे खर्च करना है, यह चुन सकती है। वह फिर पूछती है कि वह बिना और कुछ मांगे क्यों जा रहा है। उसी क्षण अनुकूलता अंततः बदल जाती है। हालांकि ठीक उसी पल हमारे लड़के का फोन बजा। यह रुओ का फोन था। वह लड़का वास्तव में काफी समय से गायब था। उसने पूछा कि वह कहां है और क्या वे मिल सकते हैं। और अजीब बात है, अगले ही दृश्य में वह बिंगू से पूछ रही थी कि क्या वह इस वीकेंड फ्री है, यह कहते हुए कि वह बोर हो रही है और शॉपिंग पर जाना चाहती है। हालांकि बिंगी ने कहा कि जब से उसने कंपनी में वह पद संभाला है, वह इतना काम कर रही है कि वीकेंड की छुट्टी भी नहीं ले पा रही। पूरी कंपनी एक नए एल्गोरिदम की शुरुआत की तैयारी में व्यस्त थी। रुओयू ने कहा कि ठीक है, फिर किसी और वीकेंड के लिए कुछ प्लान करेंगे। इसके साथ बिंगी ई ने तुरंत उससे अलविदा कहा। रुओ ने यूकी को फोन किया और पूछा कि क्या वह फ्री है। दोस्तों, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। यूकी उसका रियल नेम है। चैन युवान उसे किकी बुलाता है और हम उसे प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ये तो मेरी फेवरेट है वैसे। किकी ने कहा कि दुर्भाग्य से उसके पास भी हाल ही में कोई समय नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए बहुत कुछ करना है। रुओयू ने कहा कि यह भी ठीक है। वह समझ गई और उन्होंने किसी और दिन के लिए प्लान किया। उसने महसूस किया कि उसकी सभी दोस्त पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थीं और उसने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि शायद घर पर बैठने की बजाय वाकई में कोई काम होना बेहतर है। बेचारी लड़की बस बोरियत से परेशान थी, यह सोचते हुए कि क्या चेन युआन वाकई इतना बेरहम है कि अगर वह फोन नहीं करेगी तो वह कभी बात नहीं करेगा। तभी उसने फोन किया, पूछा कि वह कहां है और कहा कि वह उसे देखना चाहती है। दृश्य हमारे शांत छोटे से शहर में बदल जाता है। हमारे लड़के ने अपने पीछे कुछ देखा। एक लैम्बोर्गिनी आ रही थी। छोटे शहर के लोगों ने ऐसी कार कभी व्यक्तिगत रूप से देखी भी नहीं थी। सच कहूं तो मैंने भी कभी नहीं देखी, और जाहिर है इससे कौन उतरा। हां, वह सबसे खतरनाक लड़की थी। वह अजीब तरह से चेन युआन के पास चली आई जो एक तरबूज पकड़े हुए था। यह एक तरबूज है। किसी कारण से पिछली बार मैंने कहा था कि यह अनानास है। मुझे लगता है कि मैं उलझ गया, पागल हो गया। हमारे लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे जल्दी से अंदर आने को कहा। वह चिड़चिड़ा दोस्त एक बार फिर गुस्से में था कि उस बेवकूफ के साथ एक और हॉटी, आकर्षक लड़की थी। उसने लड़कों से पूछा कि क्या वह चेन युआन से बेहतर दिखने वाला और अधिक तैयार नहीं था, और उन्होंने कहा कि कम से कम वह एक मजाकिया लड़का था। रुओयू अंदर गई, लेकिन वह पूरी तरह उदास थी। यार, लड़की तो अचानक से रोने लगी। उसने पीछे से उसे गले लगाया और उसे इतना ठंडा और उदासीन होना बंद करने को कहा। उसने उसे माफ करने, गुस्सा न करने को कहा क्योंकि उसकी उसे याद आ रही थी। यार, मुझे लगता है कि वह इतना उदासीन है कि उसे उस पर गुस्सा होना भी भूल गया है। इसके साथ उसने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और रुओयू को बुलाया, लेकिन तभी कोई अंगूर ला रहा था और उसे फर्श पर गिरा दिया। यह जियालू जुलू थी, कांपती हुई। यह जानना चाहती थी कि वह लड़की कौन थी। दूसरी ओर रुओ उसे जानती थी और पूछ रही थी कि लिन परिवार की वह लड़की वहां क्या कर रही है। यार, उसके लड़के की बहन और लिंग शुआंग भी आ गईं। वह चैन युआन की ओर मुड़ी, उसे भाई कहकर बुलाया और पूछा कि वह दूसरी कौन है। रुओयू ने सोचा था कि चैन युआन भी उसकी तरह हर रोज आंसू बहा रहा होगा, लेकिन असल में वह तो इस एकांत जगह पर 3 अन्य लड़कियों की कंपनी का आनंद ले रहा था। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने रुओयू को बुलाया और कहा कि वह लड़कियों का परिचय कराएगा। उसने कहा कि यह लिन परिवार की लिन जियालू है, जिसे वह पहले से ही जानती होगी। दूसरी मैंग मैंग की सौतेली बहन थी और दूसरी लिंग शुआंग थी, जो फिलहाल उसकी सचिव के रूप में काम कर रही है। माहौल सुखद नहीं था और हमारा लड़का पसीने पसीने हो रहा था, इसलिए उसने रुओयू का दूसरों से परिचय एक स्कूल की दोस्त और एक अद्भुत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में कराया। जियालू गुस्से से भरी हुई थी। वह जानती थी कि रुओयू ने उसके भाई को अपना नंबर दिया था
और दूसरी ओर रुओ यू इस बात से नाराज थी कि उस लड़के की यह दुष्ट बहन जिसने उसके लिए परेशानी खड़ी की थी अभी भी इसमें शामिल थी। उसकी योजना बस चेन युआन को देखने और फिर चले जाने की थी, लेकिन इतने सारे लोगों के वहां मौजूद होने के कारण उसे बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। अचानक वह फिर कहती है कि हाल ही में वह बेहद तनाव महसूस कर रही है और सिर दर्द हो रहा है और चाहती है कि वह थोड़ा आराम कर सके। हमारा लड़का सोचता है कि उसे इतने लोगों से निपटना पड़ रहा है, एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जियालू हाल ही में उसे परेशान कर रही थी और रोयू उसे वापस ट्रैक पर लाएगी। फिर उसने उसे गले लगाया और कहा कि उसे इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है और वह वहां घर जैसा महसूस कर सकती है। पूरी चमकती हुई वह घर के अंदर चली गई, जबकि जियालू अंधेरा फैला रही थी। रुओयू दृढ़ संकल्पित थी कि वह हमारे लड़के को किसी और के साथ साझा नहीं करेगी। शहर में वहां का समूह पहले से ही बहुत बड़ा था और इसके साथ समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा जाहिर तौर पर शुरू होने वाली थी। और जियालू पहले से ही जानती थी कि अगर उसे हमारे लड़के को जीतना है तो उसे उस रुओयू को हराना होगा। कुछ समय बाद हमारा लड़का गोल हरे अनानास तोड़ रहा था, लेकिन यार, खेत में काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए वे कपड़े बहुत ज्यादा साफ हैं। एक और दिन की कटाई के बाद वह वापस घर जा रहा था कि किसी ने उसे बुलाया और कहा कि उसके पास बड़ी खबर है। उसने उन दोनों से अंदर जाने को कहा क्योंकि वह अपनी चाची मां से बात करने जा रहा था। फिर सभी उत्साहित होकर उसने पूछा कि क्या चल रहा है। वह जानना चाहती थी कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वह यह अच्छा जीवन क्यों जी रहा है, और उसने उसे चेतावनी दी कि जिस विध्वंस डिमोलिशन की वह बात कर रही थी वह होना शुरू हो गया है। उसने कहा कि वह जानती है कि वह और जमीन के प्लॉट कैसे हासिल कर सकता है और कुछ चीजें समझाने जा रही है। उसने कहा कि वह शहर में विभिन्न व्यवसाय और जमीनें हासिल कर सकता है और अगर वह पहला होगा तो उसे अभी भी एक बेहद फायदेमंद ऑफर मिलेगा। चेन युआन को यह बहुत अजीब लगा और उसने पूछा कि कहीं वह किसी तरह की संस्था में तो शामिल नहीं हो गई है। उसने कहा, हाँ, वह एक कंपनी में शामिल हो गई थी जिसने उसे लोगों को विध्वंस स्वीकार करने के लिए मनाने को कहा था और उसे कमीशन मिलेगा। इसे शुरू हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और वह पहले ही एक नीलमणि सैफायर सदस्य बन गई थी। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि वह एक पिरामिड स्कीम में फंस गई है। उसने उसे इससे बाहर निकलने को कहा क्योंकि विध्वंस सुनिश्चित करने के लिए कोई कमीशन नहीं है, उसे ठगा जाएगा। उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वह फिश इन रियल एस्टेट के लिए काम कर रही है, जो इस देश में एक बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे लड़के को याद आया कि यही वह नकली नाम है जो लिंग शुआंग ने उसकी कंपनी के लिए दिया था। तो वह क्या कर रही है? उसकी बहन और लिंग शुआंग घर के सामने पहुंचते हुए कह रही थीं कि यह आखिरी वाला है। उसकी बहन ने कहा कि एक बार उन्होंने इसे खरीद लिया तो उसने पूरे इलाके में सब कुछ हासिल कर लिया होगा, और लिंग शुआंग को धन्यवाद दिया, जिसने जवाब दिया कि आखिरकार तो बहन ही थी जो सब कुछ से मुनाफा कमा रही थी और वह बस मदद कर रही थी। हालांकि बहन ने उसे फिर से धन्यवाद दिया, यह कहते हुए कि रणनीतिक और वित्तीय सहायता के बिना चीजें इतनी आसान नहीं होती। उसने सोचा कि वह समझने लगी है कि चेन युआन उस शहर में क्या कर रहा था और उसकी मदद करना बहुत अच्छा था। हालांकि लिंग शुआंग ने सोचा कि इस लड़की को धोखा दिया जा रहा है और यह देखने के लिए वह बहुत भोली है कि चेन युआन उसका फायदा उठा रहा है। उसने पूछा कि क्या उसने कभी नहीं सोचा कि शायद चेन युआन उसका असली भाई नहीं है। वह इस मासूम लड़की को उस लड़के के जाल में नहीं फंसने देगी। शर्मिंदा होकर उसने कहा कि यह असंभव है कि वे भाई बहन नहीं हैं। लिंग शुआंग ने कहा कि वह रिश्ते में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन देखने के लिए कुछ फाइलें लाई हैं। उलझी हुई मैंग मैंग ने पूछा कि वह क्या था और लिंग शुआंग ने कहा कि यह एक रिकॉर्ड था जो दिखाता है कि चेन युआन की मां के बच्चे नहीं हो सकते थे। यह साबित करता है कि वह निश्चित रूप से उसका जैविक भाई नहीं था। उसने पूछा कि यह कैसे संभव है और शायद उसे गोद लिया गया था। लिंग शुआंग ने कहा कि वह नहीं जानती कि कैसे, लेकिन उसके गोद लिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंग मैंग ने कहा कि तो इन रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके और चेन युआन का कोई खून का रिश्ता होना असंभव था। हालांकि इसने उसे उदास कर दिया।
जिस पल उसे पता चला, उसने सोचा कि यह असंभव है। विश्वास नहीं होता। चेन युआन हमेशा देखभाल करने वाला था और उसकी मदद के लिए वहां मौजूद था। कभी कभी वह इतनी अच्छी देखभाल करता था कि उसे लगता था कि यह एक सपना है, और जाहिर है उसे अपने भाई को पसंद करने की चिंता थी। लेकिन अब यह कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि वह इसे स्वीकार कर सकती थी। फिर उसने लिंग शुआंग से कहा कि ऐसा लगता है कि उसे अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। लिंग शुआंग ने कहा कि उसे याद रखना होगा कि शायद शुरू से ही वह इसके बारे में जानता था। शायद वह सब कुछ जो वह कर रहा था कोई योजना नहीं थी और उसका कोई छिपा हुआ स्वार्थ था। मैंग मैंग ने कहा कि वह इस बारे में बात करके थक गई है और वापस घर जाना चाहती है, क्योंकि उसे सिर दर्द होना शुरू हो रहा है। इसके साथ वे दोनों हवेली में लौट आए। मैंग मैंग, जिसे अब पता चला कि वह अब बहन नहीं रही, सोचती है कि चेन युआन को हमेशा से वह पसंद थी। हालांकि अजीब बात है कि वह अन्य लड़कियों के एक झुंड से घिरा हुआ है। समस्या यह है कि उसके लिए बाकी सब इतनी अविश्वसनीय हैं कि उसे नहीं लगता कि उसे उसके जैसी एक देहाती लड़की पसंद आएगी। और लिंग शुआंग यह सोचती रहती है कि वह दुष्ट बेचारी देहाती लड़की को भी नहीं छोड़ता, वह वाकई सबकी भावनाओं से खेलता है। अनुकूलता 90 पर गिर जाती है। लड़का हैरान है कि यह धत्ती रेशा चीज ऊपर क्यों नहीं जाती और हमेशा गिरती रहती है। वह दोनों को चलते हुए देखता है और खुद से सोचता है कि वह पक्का है कि उसने कुछ नहीं किया। जिया लू, जूलियो, पूछती है कि वह क्या कर रहा है, और वह कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं है और उसे आग जलाने को कहता है। यार, उनके पास $78 मिलियन की कहानी वाला घर है, लेकिन फिर भी फायरप्लेस में आग जलाते हैं। और औरतों को काम पर लगाने का पेशेवर पहले ही रुओ यू को कुछ सब्जियां धोने के लिए भेज चुका था। वह मैंग मैंग की ओर मुड़ा और पूछा कि आज वह ऐसी क्यों देख रही है। वह आम दिनों से ज्यादा उदास लग रही है। उसने कहा कि वह उसे खुश करने के लिए कुछ खाना बनाने जा रहा है, और वह प्रभावित हुई। उसने कहा कि यह ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ है जो उसने हाल ही में सीखा है। यार, वह कहता है कि खाना बनाना ही एकमात्र कौशल है जिसमें वह स्वाभाविक रूप से अच्छा है और उसे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। चाकू लिए खतरनाक लड़के को सब्जियों पर वार करते देखो। लड़के को इसके लिए सिस्टम का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सेब देहाती व्यंजन का हिस्सा नहीं है। लड़कियां सभी प्रभावित हैं, और यहां तक कि बॉडीगार्ड भी पृष्ठभूमि में एक मूर्ख की तरह खड़ा है। उसने कहा कि यह कटे हुए आलू, स्लाइस्ड पोटैटोज के साथ फ्राइड राइस की गुप्त रेसिपी थी, और उसने अपनी बहन को इसे आजमाने के लिए बुलाया। जब वह उसे खाने में मदद कर रहा था तो बाकी दो बस देख रहे थे, और उसने कहा कि यह स्वादिष्ट था। उसके लिए इसने दिल को गर्म कर दिया, और यह खुशी की भावना थी। वह इतनी पागलों की तरह खाने लगी कि किसी और के लिए कुछ न बचे। हमारे लड़के ने उसे सावधान रहने को कहा। बाकी लोग उत्सुक होकर इसे आजमाने गए, और मैंने सोचा कि यह एक चमत्कार था। इसने उन्हें इतना प्यारा बना दिया, जैसे शक, शाक ऑफ जैकी नूमा स्टाइल की जगह। मेज पर वे सभी इस बात की बात कर रहे थे कि यह कितना अद्भुत है कि उन्हें उसके इतने अच्छे कौशल का कोई अंदाजा नहीं था। पहली बार हमारे लड़के ने सभी के साथ अनुकूलता हासिल की, और लिंग शुआंग के साथ भी +20 मिला। और अजीब बात है, सिस्टम ने उसे खाना बनाकर इतनी अनुकूलता हासिल करने के लिए बधाई दी, और उसका कौशल स्तर 60 तक चला गया। हमारा लड़का उलझन में था। वह बस अपनी बहन को खुश करना चाहता था। उस क्षण वह गया और अपने सचिव के कंधे पे छू के बोला। उसने उसे खाना बंद करने और ऊपर की मंजिल पर जाने को कहा, क्योंकि उनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था। लिंग शुआंग, लिंगरो ने पूछा कि क्या यह वाकई अब होना ही था, और उसने पूछा कि क्या उसे अपनी सचिव के साथ मीटिंग्स शेड्यूल करनी पड़ेंगी। उसने अजीब तरह से माफी मांगी और कहा कि वह जा रही है, यह कहते हुए कि बाद में वह इस पूंजीपति बॉस से बदला लेगी। ऊपरी मंजिल की बालकनी पर पहले से ही उसने कहा कि हाल ही में वह बहुत काम करती हुई लग रही थी, और पूछा कि पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। उसने उसे एक फाइल दिखाई जिसमें इलाके की सारी जमीनों की खरीद, और यह भी दिखाया गया था कि 1 अरब कैसे खर्च किया गया था। फिश इन रियल एस्टेट, जो उसकी थी, ने पहले ही 2000 से अधिक प्रॉपर्टीज खरीद ली थीं। इसके अलावा उनके पास 500 से अधिक कर्मचारी और 700 आउटसोर्स किए गए लोग थे।
वह उत्साहित थी कि उसने 1 अरब बेहद तेजी से खर्च कर दिया जो उसे प्रभावित करेगा। जिस बात पर वह सबसे ज्यादा उत्साहित थी वह यह थी कि सब कुछ एक अव्यवस्था मेस थी। इस सब को संभालना उसके लिए बहुत काम होने वाला था, जिसका मतलब था कि वह पैसा खो देगा। हमारे लड़के ने कागजात पर एक नजर डाली और वह वहां जो लिखा था उसका सिर पैर नहीं समझ पाया। हालांकि उसके लिए इनमें से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह इसे पैसा खोने के लिए कर रहा था। वह एकमात्र कार्य पूरा कर रही थी जो मायने रखता था, जो था पर्याप्त तेजी से पैसा खर्च करना। फिर उसने कहा कि वह वाकई में बहुत कोशिश कर रही लग रही थी और उसने बहुत अच्छा काम किया है। वह चौंक गई, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही थी कि वह नाराज क्यों नहीं था, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी जटिल हो जाएगी। लेकिन अचानक वह अपना हाथ बढ़ाने लगा और उसे उसके चेहरे की ओर ले जाया। उसने सोचा कि वह जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करेगा और सोचती रही कि वह क्या करेगी। लेकिन यह गाल पर चिपके चावल का क्लासिक मूव था। उस पागल लड़के ने एक कैलोरी भी बर्बाद नहीं की, चावल खाया और उसे और पेशेवर होने को कहा। जाहिर है उसे यह पसंद आया, क्योंकि बेचारी चीखने ही वाली थी, यह कहते हुए कि वह और सावधान रहेगी, और वह सोच रही थी कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। फिर वह करीब आया और कहा कि उसकी दक्षता उम्मीदों से अधिक थी। उस अरब को उसके खर्च करने से भी तेज खर्च कर दिया। इसके साथ उसने उसके खाते में एक और 5 अरब भेज दिए। वह सोचने लगी कि क्या उसे डर नहीं है कि वह किसी समस्या में फंस सकती है। उसने कहा कि यही वह है जो उसे अगले हफ्ते खर्च करना होगा, और कहा कि अगर वह इसे पूरा खर्च करने में कामयाब रही तो उसे चेन कंपनी की वित्तीय सफलता के रहस्य सीखने का मौका मिलेगा। अब वह प्रेरित हो गई, यह कहते हुए कि यह मिशन पूरा किया जाएगा, जबकि हमारे लड़के ने सोचा कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह जासूस है, जब तक कि वह उसके लिए यथासंभव अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रही है। उस रात उसने मिस्टर ली को एक संदेश भेजा, यह कहते हुए कि उसने चेन युआन के गुप्त समूह में घुसपैठ कर ली है और उसका विश्वास हासिल कर लिया है। जल्द ही वह यह पता लगाने में सक्षम हो जाएगी कि वे क्या संचालन कर रहे थे और उसने वह पैसा कैसे बनाया। वह अगली खबर का इंतजार कर सकता है। ईमेल भेज दिया गया था और उसका ऑपरेशन पूरी तरह से योजना के अनुसार चल रहा था। उसने सोचा कि चेन युआन ने उसे वह 5 अरब वह अव्यवस्था ठीक करने के लिए दिए थे जो वह बना रही थी। हालांकि वह इस मौके का इस्तेमाल उसे बर्बाद करने के लिए करेगी, जिसने औरतों को इस तरह कम आंका था। इस तरह वह अंततः उसकी दौलत का अंत कर देगी। हमारा लड़का हालांकि अपने कान खुजला रहा था। वह बेफिक्र होकर मोबाइल पर लीग ऑफ लीजेंड्स खेल रहा था। लड़कियां खरीदारी करने बाहर गई थीं और कहा कि वे नहीं चाहतीं कि वह उनके साथ जाए, क्योंकि यह उनका दिन था, और हमारा लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वे उसे ले जाना क्यों नहीं चाहतीं। लेकिन ठीक है, अब वह उस पूरे घर में अकेला था और उन दिनों को याद कर रहा था जब वह अपने माता पिता के साथ एक आलसी छात्र था। वह बिना किसी चिंता के खाता पीता था। इसके साथ वह सो गया लगता है। उस रात कोई घर पर पहुंची और हैरान हुई कि उसका घर इतना अलग क्यों दिख रहा है। वहां लग्जरी कारों का एक झुंड था और उसने सोचा कि कहीं उस डैन एक्स हस्बैंड ने सब कुछ तो नहीं बेच दिया। औरत अंदर आई, पूछ रही थी कि क्या कोई है, और उन्हें कुछ कहने को कहा। हमारा लड़का आवाज पहचानता हुआ लगा। तभी उसने अपनी मां को पहचान लिया। उसने कहा कि यह देखकर राहत मिली कि वह घर पर है, और पूछा कि उस जगह क्या हुआ था। हमारे लड़के ने अचानक उसे गले लगाया और कहा कि उसे उसकी याद आई। वह थोड़ी हैरान थी। रात के खाने के दौरान उसने कहा कि उसने वहां जो कुछ भी हुआ वह सब सुन लिया था। वह उसकी तरफ से है। उसने कहा कि उसका ऐसा होना अच्छा है और दूसरे लोगों की भावनाओं से न खेलना सीखे। चेन युआन ने जवाब दिया कि वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह बचपन से ही एक अच्छा इंसान रहा है। लेकिन तभी वे आ गए और हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था, यह जानना चाह रहा था कि क्या चल रहा है। मां ने पूछा कि वे कौन हैं, ये सोचते हुए कि इतनी सारी औरतें अंदर क्यों आ रही हैं। फिर उसने जियालू जूलू का अपनी मां से परिचय कराया और कहा कि वह उसकी एक दोस्त है। लड़कियां सभी सदमे में थीं कि यह हमारे लड़के की मां थी। उन्होंने तुरंत खुद का परिचय देने के लिए होड़ लगा ली, अपने नाम बताए
और कहा कि उनसे मिलकर कितना अच्छा लगा। मां ने अजीब तरह से उनका अभिवादन किया और सोचा कि उसके अजीब बेटे ने इतनी सारी खूबसूरत औरतों को कैसे मना लिया। उसने उन सभी से बैठने को कहा क्योंकि वह सबके लिए खाने की कुछ तैयारी करने जा रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और वे खुद खाना बनाएंगे। हमारे लड़के ने इसे तनावपूर्ण पाया, खासकर क्योंकि उसने रोयू को कभी कुछ पकाते नहीं देखा था। फिर जियालू फर्श साफ करने लगी और मां ने उसे ऐसा करना बंद करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह कई दिनों से ऐसा कर रही है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिससे निश्चित रूप से उसके लड़के को गुस्सा आ गया क्योंकि वह उनमें सबसे आलसी है और वही है जो घर के काम करती है। मां ने कहा कि वे अविश्वसनीय लड़कियां हैं, बेहद खूबसूरत और दयालु। अनुकूलता बढ़ भी रही थी, कम से कम उसके लिए। उसकी मां के आगमन ने मदद की थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी मां को नफरत है जब लड़कों के आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं, इसलिए वह मुसीबत में पड़ने वाला था। दूसरी ओर वह रो रही थी, ये कहते हुए कि उसने सोचा था कि उसे जिंदगी में एक औरत ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं था। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ पाखंड था। तभी पिरामिड स्कीम वाली पड़ोसन ने उसे पहचान लिया और पुकारा। मां ने पूछा कि वह दरवाजे पर क्यों है और कहा कि उसे अंदर आना चाहिए ताकि वे बात कर सकें, लेकिन पड़ोसन ने कहा कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण कहने को है। मां ने उसे आगे बढ़ने को कहा, यह जानना चाहती हुई कि वह इतनी रहस्यमय क्यों हो रही है। पड़ोसन ने फिर पूछा कि क्या उसने गांव में बदलाव देखे हैं। मां ने कहा कि उसने सुना है कि कई बदलाव इस फिश इन रियल एस्टेट की वजह से हैं। पड़ोसन ने कहा कि इस फिशिंग ग्रुप ने वहां की जमीनों के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है। मां ने पूछा कि क्या वह औरत उसे एक घर बेचने के लिए मनाने आई है, जिसे उसने तुरंत कहा कि वह नहीं करेगी। हालांकि पड़ोसन ने कहा कि उसे यह अपने बेटे के लिए करना चाहिए ताकि उसके पास उसकी शादी के लिए पैसे हों। मां विचारशील थी और समझ गई कि उसे वाकई पैसे की जरूरत होगी क्योंकि उसके आसपास इतनी सारी औरतें थीं, और पिरामिड क्वीन ने कहा कि उसने अपना 600 सौ नकद में बेचने का प्रबंधन किया। मां ने तब जवाब दिया कि यह समझ में आता है, लेकिन उसे इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। अंदर जियालू ने पूछा कि उसकी मां कहां है और उसके लड़के ने कहा कि वह अजीब तरह से मेहनती थी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वह लंबे समय से आसपास थी और उसके लिए व्यवसाय के अपने हिस्से को पूरा करने का समय आ गया था क्योंकि उसके पास एक मिशन होने वाला था। उसने पूछा कि वह किस मिशन की बात कर रहा है। उसने उसे अपने पीछे आने को कहा और वह समझाएगा। तभी उसे याद आया कि वह व्यवसाय के लिए वहां थी और एक पल के लिए वह उसे भूल गई थी और केवल चेन युआन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर उसने उसे ब्लैक सिस्टम कार्ड दी। वह जानती थी कि यह वह पौराणिक कार्ड थी जो कुछ लोगों के पास थी, और उसने पूछा कि उसने उस स्तर की कार्ड कैसे हासिल की। उसने उसे सूचित किया कि कार्ड पर 50 अरब थे और पासवर्ड उसकी जन्म तिथि थी। वह जानना चाहती थी कि वह उसे इतना सारा पैसा क्यों दे रहा है और क्या उसे डर नहीं है कि वह कुछ गलत कर सकती है। हालांकि हमारे लड़के ने चिल्लाकर कहा कि वह उस पर भरोसा करता है। अब वह पूरी तरह घबरा गई, आश्वस्त हो गई कि हमारे लड़के ने उसे चाहा। उसने कहा कि वह उसे जमीन अधिग्रहण परियोजना का पूरा नियंत्रण देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। उसने बहन के बारे में पूछा और सवाल किया कि क्या वह भरोसेमंद नहीं है। उसने समझाया कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है क्योंकि लिंग शुआंग एक जासूस है। बेचारी जिया लू को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसने पूछा कि क्या यह सचमुच सच है। उसने समझाया कि हां, और वह बड़े शहर में टीवी की घटना के बाद एक लक्ष्य बन गया था और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे, और इसीलिए वह एकमात्र व्यक्ति थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वह हैरान थी। 50 अरब! उसका अपना परिवार भी उस पर इतना भरोसा नहीं करता। इसके अलावा वह निश्चित थी कि यह परियोजना उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हमारा लड़का जानता था कि वह पहले से ही 92 अनुकूलता पर थी और उम्मीद करता था कि यह आखिरी चाल आखिरकार काम कर जाएगी, और उसके लिए यह बिना शर्त भरोसा प्यार का सच्चा रूप था। इसके साथ 95 तक पहुंच गया। काउंटर अटैक शुरू हुआ। यह पहले से ही नंबर 10 था। यार, उसने उस पर 50 अरब खर्च कर दिए थे,
इसके अलावा उसने 30 पॉइंट्स की ताकत हासिल की। उसने गाना गाना, चित्रकारी करना और चीनी शतरंज खेलना सीख लिया। हमारा लड़का खुश था कि योजना पूरी तरह से काम कर गई। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें आज की घटनाओं को दोनों के बीच थोड़ा गुप्त रखना होगा, और वह भावुक हो गई कि अब उनके पास कुछ ऐसा था जो सिर्फ उन दोनों के बीच था। फिर उसने कहा कि वह कल बड़े शहर लौट आएगी, लेकिन चाहती थी कि वह उसे याद रखे। हमारे लड़के ने कहा कि वह उसे बहुत याद करेगा, और इसके साथ वह खुशी से उछलती हुई चली गई। उसे उसका रवैया पसंद आया, और वह जानता था कि वह एक अच्छी इंसान है। इसलिए अगर लिन परिवार उसके प्रति कम दमनकारी होता तो शायद वह उनके साथ भी अधिक धैर्यवान होता। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी मां ने बुलाया और कहा कि उसके पास बात करने के लिए कुछ है। पहले से ही कमरे में उसने कहा कि पड़ोसन ने उल्लेख किया था कि उसे एक घर बेचना चाहिए, और वह इसके बारे में सोच रही थी। उसने कहा कि यह रातों रात चर्चा करने के लिए कोई मामूली बात नहीं है, और उन्हें लंबे समय तक के लिए योजना बनानी चाहिए। और जो वह सोच रहा था वह यह था कि क्या उसकी मां को पैसे की जरूरत है। हालांकि उसने कहा कि वह अब बच्चा नहीं रहा, उसके लिए शादी के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है, और इसीलिए वह उसे एक घर और एक कार खरीदने के लिए पैसे देना चाहेगी। उसने कहा कि खरीदार फिशिंग होगा, और हमारे लड़के ने सोचा कि लिंग शुआंग उसकी मां का घर क्यों खरीदना चाहती है। मां ने समझाया कि उसके और उसके पिता के बीच का अध्याय खत्म हो गया था, लेकिन अब वह अपने बेटे की मदद करना चाहती थी। हमारा लड़का भावुक हो गया, यह सोचकर कि दूसरे परिवारों के लिए कितना कठिन है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक करोड़पति था। शायद उसे बेचने देना एक अच्छा विचार था, ताकि वह शहर के केंद्र में उसके लिए एक खरीद सके, और इस तरह वह करीब रहेगी। किसी और दिन वह लिंग शुआंग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय जानकारी देख रहा था। उसने समझाया कि उन्होंने क्षेत्र के आसपास विभिन्न जमीनें हासिल कर ली थीं, लेकिन अब कंपनी के फंड खत्म हो रहे थे। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि यह सब उसकी गलती थी। हालांकि वह उत्साहित हो गई, क्योंकि अगर वह उसके द्वारा किए गए अनुबंधों को तोड़ना चाहता था तो उसे मूल्य का 10 गुना भुगतान करना होगा। उसने पूछा कि परियोजना को जारी रखने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, और उसने कहा कि कम से कम 10 अरब। ठीक उसी पल उस बदमाश की आंखें चमक उठीं, और वह उसकी उत्साहित प्रतिक्रिया से उलझन में थी। फिर उसने कहा कि वह उसने जितना सोचा था उससे बेहतर कर रही है। न केवल उसने उसके द्वारा मांगे गए 5 अरब खर्च किए, बल्कि वह अब 10 कर्ज में भी है। वह उलझन में थी और पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है। उसने कहा, नहीं, वास्तव में वह प्रभावित था कि उसने एक हफ्ते में 15 अरब खर्च करने का प्रबंधन किया। उसने कहा कि एक कर्मचारी ढूंढना जो पैसा कमाना जानता हो आसान है, मुश्किल हिस्सा कोई ऐसा ढूंढना है जो इतना खर्च कर सके। इस तरह वह छुपा हुआ ड्रैगन थी जिसकी वह हमेशा से तलाश में था, यह सोचते हुए कि वह कितनी भोली है, क्योंकि वह जितना अधिक खोएगी उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। और वह सोचने लगी कि क्या वह वाकई व्यापार की दुनिया में कोई प्रतिभाशाली प्रोडिजी थी। इसके साथ उसे अपने फोन पर एक संदेश मिला कि उसके खाते में एक और 20 अरब जमा कर दिए गए हैं। अब वह डर गई, क्योंकि इस मिशन को देने वाले लड़के के पास भी इतना आत्मविश्वास नहीं होता। उसने पूछा कि क्या उसे डर नहीं है और वह उस पर इतना भरोसा करता है, और उसने कहा कि उसे डर नहीं है, उसे पूरा विश्वास है कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। आखिरकार ऐसा कहकर उसने 20 अनुकूलता अंक हासिल किए, और यार एक और 20 अनुकूलता 10 पर चली गई। ठीक है, मैं भूल गया कि तुम्हारा कितना कम था। हमारे लड़के ने देखा कि उन 20 अरब को खर्च करना इसके लायक था। फिर उसने उसे एक कार तैयार करने को कहा, क्योंकि वह कल SCH शायद शहर लौट रहा होगा। उसने नहीं जानता था कि वह अचानक शहर वापस क्यों जाना चाहता था। अपनी मां के साथ एक बातचीत में उसने पूछा कि उसका बेटा इतनी जल्दी क्यों लौट रहा है, जबकि वह अभी और छुट्टी ले सकता था। उसने समझाया कि एक दोस्त की कंपनी खुलने वाली है और उस लड़के ने मदद मांगी थी, लेकिन जाहिर है ये किकी की बात कर रहा है, उसकी स्ट्रीमिंग कंपनी। मां ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई का भुगतान करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, क्योंकि वह छोटा था। उसने हमेशा परिवार के वित्तीय दबाव को कम करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी पिछले कुछ वर्षों में वह लड़के के साथ कठोर रही थी।
उसने पूछा कि वह क्यों रो रही है, यह कहते हुए कि ज्यादा कुछ नहीं है और वह जा सकता है। उसने उसे एक कार्ड दिया, यह कहते हुए कि उस पर 50,000 थे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह इसे खर्च कर सकता है। हमारा लड़का हैरान हुआ, सवाल किया कि क्या वह वाकई इतना पैसा देने जा रही है। उसने कहा कि उसे थोड़ा खर्च करने की जरूरत है, अन्यथा उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। उस क्षण उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक अरबपति है। उसने उसे झूठ बोलना बंद करने को कहा क्योंकि वह एक भिखारी जैसा दिखता है। वह झिझकता हुआ लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और यह उसके कमीशन जैसा था। उसने पूछा कि यह कमीशन वाली बात कहां से आ रही है। उसने कहा कि वह फिश इन रियल एस्टेट में शामिल हो गई है और पहले ही कुछ जमीन खरीदने में कामयाब हो गई है। हमारा लड़का उलझन में था, यह सोचकर कि एक ही पिरामिड स्कीम में एक और है, और वह तब हैरान होगी जब उसे पता चलेगा कि वह इसमें शामिल है। उसने इसे एक रहस्य रखने का फैसला किया। उसी क्षण किसी ने उसके भाई को पुकारा। जाहिर है यह मैंग मैंग थी, पूछ रही थी कि क्या वह वाकई सोल वापस जा रहा है। हमारे लड़के ने कहा हां और पूछा कि समस्या क्या है। स्वाभाविक रूप से उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ वापस जा सकती है। तभी उसे याद आया कि मैंग मैंग का उसकी मां से कोई संबंध नहीं था, इसलिए जब वह चला जाएगा तो चीजें अजीब हो जाएंगी। इसके साथ वे गूगल मैप्स पर बीएमडब्ल्यू के अंदर सड़क पर निकल पड़े। हमारे लड़के ने पूछा कि यह क्या है। वह कार बहुत सस्ती थी और उसने लिंग शुआंग से अधिक ध्यान देने को कहा। उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह अगली बार और सावधान रहेगी। बहन ने उसे लिंग शुआंग को परेशान करना बंद करने को कहा क्योंकि वह कार पहले से ही काफी अच्छी थी। इसके अलावा उसने यात्रा की घोषणा बहुत अचानक कर दी थी, इसलिए दूसरी ढूंढना मुश्किल होगा। और अजीब बात है, वह हमारे लड़के को लाड करती रही और उसने अनुकूलता हासिल कर ली, जबकि लिंग शुआंग गुस्से में थी कि उसने लड़की के साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया और इसके साथ उसने अनुकूलता खो दी। उसने इसे वापस पाने के लिए सिस्टम भी निकाला। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिंग शुआंग इस बात पर नाराज क्यों थी कि मैंग मैंग ने उसे खाने के लिए एक संतरा दिया था। अचानक बारिश शुरू हो गई और हमारे लड़के ने लिंग शुआंग से सावधान रहने को कहा, लेकिन ठीक तभी एक ट्रक साइड में फिसल रही थी और सामने वाली कार घूम गई। इसके साथ यार, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हमारे लड़के की कार को चोट लगी। तीनों चौंक गए। यार, दुर्घटना कोई मजाक नहीं थी। बेचारे लोग सड़क पर घूम रहे थे। मुझे नहीं पता कि वह किस कार में था, लेकिन मुझे लगता है कि यह उल्टा हुआ काला वाला है, बाईं ओर बीएमडब्ल्यू। हाँ, वही है दोस्तों। चीज बर्बाद हो गई थी क्योंकि हमारा लड़का नायक है और वह पहले ही दरवाजा खोल रहा है। सिस्टम से मिली मजबूती के कारण वह अपनी बहन के शरीर की रक्षा करने में कामयाब रहा। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है और कहा कि वह डर गई थी। हमारे लड़के ने कहा कि जब तक वह उसके पास है, कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। कारों का एक झुंड टूटने लगा, लेकिन बारिश अभी भी भारी थी। उसने अपनी बहन को ढक लिया और कहा कि जब वह वहां पहुंचेगा तो वह लिंग शुआंग की मदद करेगा। यार, मुझे यकीन नहीं है कि वह जिंदा बच पाएगी या नहीं। उसने पूछा कि क्या वह बाहर निकल सकती है और उसने जवाब दिया कि उसके पैर फंस गए हैं। ओह हो, क्या सीरीज में कोई मौत हो सकती है। उसे गायब होते देख उसने सोचा कि क्या वह इतनी हास्यास्पद तरीके से मरने जा रही है, लेकिन हमारे लड़के ने दरवाजा पकड़ लिया और सिस्टम की ताकत से उसने उसे बाहर खींच लिया। उसने उसे डटे रहने को कहा। वह हार नहीं मानेगा और बेचारी पहले से ही लगभग मर चुकी थी। यह सोचते हुए कि आखिर में वह कभी निराश नहीं करता। स्नेह स्कोर, अफेक्शन स्कोर 5 तक बढ़ गया। हमारा लड़का उसे बचाते हुए वहां था, ये सोचते हुए कि आखिरकार संख्या सकारात्मक हो गई। केवल एक कहानी में ही आप हवा में 30 फ्लिप के साथ सीधी टक्कर से बच सकते हैं। उस क्षण उसकी बहन ने पूछा कि क्या लिंग शुआंग ठीक है, और चौंक गई यह कहते हुए कि उसके चेहरे के साथ कुछ हुआ है। जाहिर तौर पर बेचारी लड़की की आईब्राउ पर एक कट था। बहन ने देखने के लिए रियरव्यू मिरर लाया। उसने तुरंत देखा कि उसने लगभग अपना सिर फाड़ दिया था। हमारे लड़के ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जिंदा थी और आजकल की दवा किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। उसने सवाल किया कि क्या यह वास्तव में ठीक हो सकता है और क्या वह उसे एक राक्षस के रूप में नहीं सोचेगा।
हमारे लड़के ने उससे कहा कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और फिर उसने हमारे लड़के को जकड़ लिया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हमारे लड़के ने महसूस किया कि दवा, मेडिसिन सीखने के लिए सिस्टम का उपयोग करना अच्छा होगा। इसके साथ अगले दिन किकी ने पूछा कि क्या वह पहुंच गया है और कहा कि आज रात एक इवेंट होगा। हमारे लड़के ने समझाया कि वह कार दुर्घटना में फंस गया था। तुरंत जिया किकी ने एक कार का ऑर्डर दिया और पूछा कि वह किस अस्पताल में है। उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह आज रात के इवेंट में शामिल होने का प्रबंधन करेगा। इस बीच लिंग शुआंग बस हमारे लड़के को देख रही थी, यह सोचते हुए कि शायद चेहरा बिगड़ जाना इतना बुरा भी नहीं था। अब अपनी खूबसूरती पर निर्भर रहने के बजाय उसे केवल अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल पर भरोसा करना होगा। हालांकि वह जानती थी कि आखिरकार लोग रूप रंग का ही जज करते हैं और कोई भी बदसूरत इंसान को अपने आसपास नहीं चाहता। तभी हमारे लड़के ने उसे शहर में कोई विला चेक करने को कहा, क्योंकि वह एक खरीदना चाहता था। बहन ने उसे डांटा, यह कहते हुए कि वह अभी अभी दुर्घटना से उभरी है और वह उसे काम करने के लिए कैसे कह सकता है। लेकिन हमारे लड़के ने कहा कि वह सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता है क्योंकि वह हमेशा काम पूरा करती है। फिर भी बहन ने तर्क दिया कि वह लोगों पर इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकता और वह लिंग शुआंग से कुछ कहने के लिए मुड़ी, लेकिन वह भावुक होकर रोने लगी। दोनों, भाई बहन हो या नहीं, असल में इससे हैरान थे और उसने समझाया कि वह इसलिए भावुक हो रही है क्योंकि उसके चेहरे के बिगड़ जाने के बाद भी उसके साथ उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। सच कहूं तो मैंने अभी तक उसके चेहरे पर यह सब बिगाड़ नहीं देखा है, लेकिन उसने कहा कि वह उसकी उम्मीदों से अधिक खरी उतरेगी। दृश्य फिर इवेंट में बदल गया, जहां कलाकार ने प्रत्येक प्रतिभागी का सावधानीपूर्वक स्केच बनाया। वहां पहुंचने पर बहन प्रभावित हुई, यह कहते हुए कि जगह कमाल की है। वह वहां मौजूद कुछ प्रसिद्ध स्ट्रीमरों को पहचान सकती है। हमारे लड़के ने समझाया कि उसे इस तरह के इवेंट की आदत डालनी होगी, लेकिन उसने कहा कि वे दोनों बहुत ही कैजुअल कपड़ों में हैं क्योंकि बाकी सभी फॉर्मल गाउन पहने हुए हैं। लेकिन उसने जवाब दिया कि चप्पल पहनकर भी वहां कोई उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसने किनारे कुछ औरतों को यह पूछते देखा कि कुछ गरीब लोग वहां कैसे घुस गए और उसकी बहन टूट सी गई। हमारे लड़के को जाहिर तौर पर उन दुष्ट औरतों को पसंद नहीं आया जिन्होंने उसे ऐसा महसूस कराने की हिम्मत की। उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए पास जाकर कहा कि वे उस महिला के बारे में क्या कह रही हैं, इसके बारे में सावधान रहें। दोनों ने पूछा कि वह कौन है और कहा कि वे उस इवेंट के लायक नहीं हैं। अब हमारा लड़का अपना आपा खो रहा था। हालांकि मैंग मैंग ने उसकी शर्ट पकड़ी और कहा कि इसे जाने देना बेहतर होगा। उसने उसकी उपेक्षा की और दोनों दूसरों से कहा कि वह उन्हें माफी मांगने का एक और मौका देगा। वह करीब आई और पूछा कि क्या वह उसे नहीं पहचानता और जानता है कि उसके कितने फैंस हैं। यार, ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्या है? उसने उसे थप्पड़ मार दिया। लड़की गुस्से में मुड़ी और पूछा कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। उसने वास्तव में उसे फिर से थप्पड़ मारा जब वह जमीन पर गिर गई। हर कोई सोच रहा था कि उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे की। हमारा चेन युआन अत्यधिक आक्रामक हो रहा है। ये क्या है मेरे योद्धा? क्या खेत में जीवन ने उसे पागल कर दिया? और वे बार वाले दोस्त परेशानी मचाने वाले को देखने आए। उन्होंने तुरंत देखा कि यह हमारा प्यारा चेन युआन था और पहले से ही कांप रहे थे। लड़का जानता है कि हमारा लड़का पहले से कहीं अधिक प्रसिद्ध है और उसे वहां पाना एक सौभाग्य की बात थी। हालांकि जिस लड़की को थप्पड़ पड़े उसने तुरंत लड़के को पहचान लिया। वह मिस्टर बी के पास गई और मदद मांगी क्योंकि उसे एक देहाती लड़के ने पीटा था। उसने भी उसके एक जोर का थप्पड़ फेल दिया। बोला कि पागल लड़की, तुमको पता नहीं ये कौन है? अपनी पूंछ हिलाते हुए वह हमारे लड़के के पास झुका और कहा कि वह उसकी तरफ से माफी मांगना चाहता है। और बाकी इवेंट में लोग सोच रहे थे कि यह लड़का कौन है कि मिस्टर बी इस तरह बर्ताव करे। जाहिर तौर पर हमारे लड़के जैसी एक बहन औरतों को मारती है, इसमें कुछ गड़बड़ है। उसे यह वाकई पसंद आया और उसकी अनुकूलता, फेवरेबिलिटी बढ़ गई और वह सुपर खतरनाक है। इस बीच लिंग शुआंग कमरे में है। उसके लिए अपने बॉस को फोन करके इस हफ्ते हुई सारी घटनाओं की रिपोर्ट देने का समय था। हालांकि
वह हमारे लड़के को याद कर रही थी, वह सब कुछ जो उसने कहा और कैसे उसने उसे बचाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दिमाग इन विचारों से क्यों भर गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि इनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं है और उसने यंग मास्टर को फोन किया। उसने जवाब दिया और पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि योजना शुरू करने का समय आ गया है। उसने कई बिखरे हुए द्वीप के टुकड़े हासिल कर लिए हैं और वे चेन युआन की योजनाओं में खलल डाल सकते हैं। लड़के ने उसे बधाई दी और कहा कि जब वह लौटेगी तो उसके साथ बेहद अच्छा व्यवहार किया जाएगा। उसने धन्यवाद दिया और कहा कि उसे ऐसी बातें कहने का मतलब नहीं था। आखिरकार अगर वह और ली परिवार नहीं होते तो वह सड़कों पर मर गई होती। उसने जवाब दिया कि वह सबसे ज्यादा विश्वास वाली व्यक्ति है और जैसे ही वह लौटेगी वह उसकी देखभाल के लिए कई डॉक्टर भेजेगा। उसने धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। हालांकि वह सोच रही थी कि उसे उसकी दुर्घटना के बारे में कैसे पता चला। एकमात्र तरीका यह होगा कि उसने उस पर नजर रखने के लिए एक जासूस लगा रखा हो, क्योंकि वह उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। इस पार्ट में के लिए इतना ही भाइयों। अब आगे हम ये प्लान के बारे में जानेंगे कि आखिर ये महाद्वीप का राज क्या है। क्या इसके पीछे चैन युवान का कोई बड़ा मास्टर प्लान है? अभी तक हमने और आपने ये सोचा है कि आखिर चैन युवान के पास इतना पैसा है तो वो चिल क्यों नहीं करता है। तो आगे पार्ट में चैन युवान का एक अलग सा ही गैंगस्टर वाला न्यू चैन युवान देखने को मिलेगा। भाई मेरे मजा आने वाला है बहुत। अगला पार्ट दूसरे दिन में आएगा भाई। 14 पर 15 पार्ट दोनों साथ में आएंगे। एक सवाल मेरे भाइयों आपसे, क्या मेन रोमांटिक एनीमे एक्सप्लेनेशन करूं? क्या आप देखना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना। आपको एनीमे वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा तो बताना जरूर कि या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।